नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आज हम देखेंगे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले हुई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। इसके बाद देखेंगे पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संसद सदस्यता की शपथ। वहीं जानेंगे कि अपनी जमानत के लिए कोशिश कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। लोकसभा चुनाव संपन्न होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से ही पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई, लेकिन इस बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध दर्ज कराया है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार के सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ। भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर की शपथ में पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। इसी के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो गया है। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के शुरुआती सत्र में ही विपक्ष ने अपना विरोध जताया। विपक्ष का यह विरोध प्रोटेम स्पीकर को लेकर था। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ लिया गया निर्णय है। कांग्रेस का कहना है कि कोडिकुन्नील सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। उनकी वरिष्ठता नजरअंदाज की गई। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने भी आपत्ति दर्ज की। वहीं बीजेपी ने भी इस फैसले को संसदीय परंपरा के अनुरूप और नियम के मुताबिक बताया। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, Protest Speaker Mehta, India Alliance strongly protested the India government violated the convention of the Lok Sabha. So far the convention was over the MP more times elected, he will be the protest speaker. But they violated. Respectfully, Mehta is only 7th category. 8th time I was elected. But they are broken the convention and they are insulting opposition again. So that's why India Alliance unanimously decided to boycott the panel members. देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटेम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को एक उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा। राष्ट्रपति भवन I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that
pro tem speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament. And the appointment of pro tem speaker is a job basically which is already assigned to give oath to the newly elected members and in facilitating the election of the new speaker. That's all. It is not a post to transact business or any other things. But the opposition is trying to politicize this issue. They are trying to politicize it. They say they will be protesting. लोकसभा स्पीकर बनाया गया है, इस बार होगा, इतिहास दोहराया जाएगा इस बार। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। That is the case. ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट। So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues. No. Right now, let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन गौरव और वैभव का दिन है। साथ ही पीएम ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार देश की जनता ने हमें चुना है, हमारी नीयत और नीतियों पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर देश के संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया और यह अवसर 60 साल के बाद आया। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। 140 करोड़ देशवासियों की
आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करे। देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, दरअसल संसद का यह सत्र भी नई सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार होगा जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर तकरार तेज हो गई है। वहीं पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितता के अतिरिक्त अग्निपथ जैसी योजना का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 24 जून से हो गई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने बतौर संसद सदस्य शपथ ली। प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने बारी बारी से शपथ ग्रहण की। सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ दिलाई। इसके बाद विभिन्न राज्यों के सांसदों ने वर्णमाला के क्रम में शपथ ली, यानी कि सबसे पहले असम राज्य के सांसदों ने शपथ ली, तो आखिर में पश्चिम बंगाल के सांसदों का नंबर आया। सांसदों के शपथ ग्रहण में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन कर। प्रधानमंत्री के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शपथ ली। राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूं। दरअसल पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 58 लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल 13 सदस्य राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं पंजाब से आने वाले एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वह लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। संसद के इस पहले सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। वहीं 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र भी शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद संबोधन होगा। 1 से 3 जुलाई के दौरान संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। विपक्ष नीट परीक्षा गड़बड़ी, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। वहीं 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने की थी। आपको बता दें कि सदन के नेता प्रधानमंत्री के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, CBC और CBI के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी शामिल हो जाता है। लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है। इस समिति के पास प्रधानमंत्री तक को तलब करने का अधिकार होता है। सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली और दूसरी कतार में कौन नेता बैठेगा, इसकी राय भी विपक्ष के नेता से ली जाती है। स्पेशल डेस्क NV न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट की जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी। हालांकि इससे एक दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कोशिशों में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के नियमित जमानत देने के फैसले पर स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SBN भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, उस कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया। मैटर जो है मेंशन किया गया अर्जेंटली। आज जो है हियरिंग हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अभी हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है इंटरिम स्टे पे वो अभी नहीं आया है, तो हमें वेट करना चाहिए। तो मैटर जो है वो एडजर्न किया गया है परसों के लिए, और फिर दोबारा जो है हियरिंग रिज्यूम होगी।
ऐसे तो कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि आज हमें जो है रिटर्न सबमिशंस अपनी फाइल करनी थी और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक जो है वो ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड हुए स्टे लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना हाईकोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है। सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट आज कल में फैसला सुनाने ही वाला है, जिस पर सिंघवी ने कहा कि अगर जमानत रद्द होती है तो वह निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था। उनके भागने का खतरा नहीं है। मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता शाजिया आलमी ने आम आदमी पार्टी पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चाहे जमानत हो या जेल, यह एक न्यायिक कार्यवाही है। अगर जमानत दी जाती है तो आप इसे छूट के रूप में देखते हैं। जब उसी न्याय की प्रणाली के माध्यम से जमानत आदेश पर रोक लगाई जाती है तो वे इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराते हैं। इतने पैसे दिए हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है, तो क्या केजरीवाल अप्रूवर बन गए थे? उनको तो बेल मिली ना। तो यानी कि उनको अपना जो भरोसा है न्यायिक प्रणाली में, जैसे कि कल दिखा रहे थे, वैसे आज भी दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा किस तरह से हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र काम करता है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से किसी का भी पक्षपात नहीं है। अगर वो अपने को बेकसूर बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? विजय नायर का क्या इन्वॉल्वमेंट था? के कविता जेल में क्यों है? क्या काम था दिनेश अरोरा और अमित अरोरा का? क्यों औरबिंदो फार्मा इसमें इन्वॉल्व थी? क्यों साउथ की पूरी लॉबी लाई गई? क्यों पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई? ये तो अपने आप में सवाल है ही ना। और कितनी बार मनीष सिसोदिया ने इसकी बात की है और जेल बेल की गुहार लगाई है, लेकिन सारे कोर्ट से मना किया है। यानी कि घोटाला तो हुआ है ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को जल्दी क्या है? अरे भाई, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम ही यही है। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या जांच एजेंसी इस मामले को लेकर चैलेंज नहीं करती तो क्या बोलते? लड्डू बांट रहे होते और कह रहे होते देखिए कोई केस ही नहीं था। अब केस को सपोर्ट करने के लिए कि क्या वजह रही, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में गए हैं और क्यों ज़रूरी है उनका जुडिशल कस्टडी में या न्यायिक हिरासत में होना, तो अगर वो प्रमाण दिए जा रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि क्यों जल्दबाजी है। तो मतलब हर तरह से आपको किसी न किसी तरह का नाटक करना है और इस तरह के शराब घोटाला केस में अब तक क्या क्या हुआ आपको बता दें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। वहीं दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे। इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बिहार में भी इसे लेकर सियासत काफी गर्म है। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी ने तस्वीरों के जरिए से बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि पेपर लीक का मुख्य आरोपी अमित आनंद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का करीबी है। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। वहीं बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो वह नई तस्वीर जारी कर सत्ताधारी नेताओं को बेनकाब करेंगे। आरजेडी ने पेपर लीक कांड को लेकर नई तस्वीर जारी की है। तस्वीर में सीएम नीतीश के साथ पेपर लीक के किंगपिन संजीव मुखिया की पत्नी दिख रही है। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस।
स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊंगा। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैंकिंग के भी सूत्रधार थे। अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई इन्हें। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर, अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट पेपर धांधली और मंत्री एनएचएआई कनेक्शन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने मामले की तह तक जाने के लिए विभागीय जांच कराई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीटी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने को कहा था। गेस्ट हाउस का नियम है कि 3 कमरे 3 दिन के लिए बुक किए जा सकते हैं। किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था? जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। अब ये फोन जो आया है, ये है उनका कॉल का।
जो कॉल आया है डिटेल, ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। दरअसल बीजेपी पेपर लीक में पकड़े गए एक आरोपी सिकंदर यादवेंदु को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बाद तेजस्वी यादव भी अटैकिंग मोड में हैं। तेजस्वी यादव चुनौती देते हुए कह चुके हैं कि अगर सरकार इस मामले की ठीक से जांच नहीं कराती है तो वह पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। बहरहाल नीट पेपर लीक का ये मामला अब सड़क से संसद तक पहुँच गया है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर पक्ष और विपक्ष की ये रार कितना आगे जाती है। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।